हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। और ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरे केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहली बात, जो ये पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। कितने? इसमें जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स है। मोस्टली बच्चों को पता रहता है कि ये ग्रुप और पीरियड क्या होता है, बस कईयों को नहीं पता होगा, तो मैं उनको क्लियर करता हुआ चलता हूँ। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये लाइंस ऐसे करके 7 लाइन जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 लाइनों को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड। और जो ये वर्टिकल लाइंस है, अगर आप ऐसे चेक करेंगे वर्टिकली, इनको कहा जाता है ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे करके 18 होती हैं, 1 से लेकर 18 तक। इतना ही नहीं, अब देखिए इसमें जो होते हैं 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड है। 18 ग्रुप और 7 पीरियड। इसके बाद हम लोग बात करें कि ये जो ग्रुप्स हैं इनको ब्लॉकों में बांट रखा है। जैसे ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, इन दोनों को बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। ये एस ब्लॉक एलिमेंट में आता है। ठीक है, और एस ब्लॉक एलिमेंट में मेनली जो होते हैं मेटल्स ही आते हैं, इनको मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे आगे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इसलिए इनको मेटल्स बोलते हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट इसे एस ब्लॉक में क्यों डाला गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को पी ब्लॉक में क्यों नहीं डाला गया या फिर डी ब्लॉक में क्यों नहीं डाला गया? उसका कारण ये है कि जो इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन है, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, जैसे हम किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिथियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s1। आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब शेल में आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग पुट करते हैं इनको कौन से ब्लॉक में जाएंगे। जैसे कि लिथियम का जो है वो एस ब्लॉक में जा रहा है। इन सभी एलिमेंट्स का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में ही जाएगा, इसीलिए इन सबको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक कौन से होंगे? पहली बात तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट होंगे वो होते हैं 13 से 18 ग्रुप। तो 13 से 18 ग्रुप है, उनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ये जो 13 से 18 ग्रुप है ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसमें मेनली जो आते हैं नॉन मेटल्स आते हैं। ठीक है, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे हम लोग बोरोन फैमिली की बात करते हैं, बोरोन फैमिली में क्या होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इस ग्रुप के अंदर, तो क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, मेटलिक करेक्टर जो है इंक्रीज करता जाता है। अब एक बात और है कि मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करता जा रहा है, इसका मतलब एक टाइम ऐसा होगा जहां ये ना मेटल होंगे ना नॉन मेटल होंगे। शुरुआत में तो नॉन मेटल, फिर धीरे धीरे मेटल बनते जा रहे हैं। इसका मतलब बीच में कोई ऐसा टाइम होगा जहां पे कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो कि ना मेटल होगा ना नॉन मेटल होगा, प्रॉपरली दोनों जैसा वर्क कर रहा होगा, मेटल नॉन मेटल जैसे दोनों। तो ऐसी ही जो नॉन मेटल्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आते हैं। इसकी बात भी हम लोग आगे करेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्काई ब्लू कलर का है, और इसके पीछे भी रीजन वही है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी सब सेल में आता है, इसलिए ये सारे एलिमेंट जो है 13 से 18 वाले, ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये स्काई ब्लू कलर का जो आप एरिया देख रहे हैं, ये स्काई ब्लू कलर का जो एरिया है, इन ग्रुप को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। ये सारे ग्रुप जो आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम लोग मेनली बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। कहानी इनकी भी सेम है कि इनका भी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल के अंदर आता है। ठीक है, दैट्स वाई ये सारे के सारे डी ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं। उसके बाद ये जो 2 ग्रुप हैं जिनके बारे में हमको दिख रही है, यहाँ पर हर जगह एलिमेंट लिखे हुए, बट यहाँ पर 57 to 71 एक रेंज लिखी हुई है एलिमेंट्स की, 57 to 71 और 89 to 103, ये दोनों रेंज लिखी हुई है एलिमेंट की। ये दोनों जो ग्रुप हैं, एक्चुअली यहाँ ये 2 ग्रुप है, इन ग्रुपों को बोलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो 57 to 71 है इनको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, और 89 to 103 इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। इसके बारे में हम लोग पूरा अभी डिस्कशन पढ़ते हैं, जनरल आइडिया था इसके बारे में। मूव करते हैं सेकंड स्लाइड पर। अब लोग बात कर रहे हैं मैजिक नंबर की, कैसे हम लोग सारे एलिमेंट का जो है नाम और एटॉमिक नंबर को इजीली लर्न कर सकते हैं। उसके लिए ये निमोनिक्स और मैजिक नंबर का यूज किया जाता है। देखिए,
जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में केवल दो ही ग्रुप आते हैं, मैंने बताया था, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट वाले के लिए यूज होता है 2 8 8 18 18 32। सेकंड के लिए दो यूज नहीं किया जाता क्योंकि वहां पे ऊपर कोई रहता नहीं है, तो 8 8 18 18 32। सेम बी ब्लॉक के अंदर भी सेम यही वाला यूज किया जाता है, 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32। और डी ब्लॉक के अंदर क्या यूज किया जाता है, 18 32, क्योंकि ये फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक है, आइए इसको अप्लाई करते हैं और समझते हैं कैसे यूज करते हैं मैजिक नंबर का। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहला ग्रुप जो होता है, जिसे हम लोग फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट को। इसका निमोनिक्स ये होता है, हे लीना, हे लीना कर रब से फरियाद। तो ये इसका निमोनिक्स है, इसके कारण हम लोग इसको आराम से इजीली लर्न कर सकते हैं। क्या क्या निमोनिक्स है, हे लीना कर रब से फरियाद। अब जैसे हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर सबको पता रहता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसमें मैजिक नंबर क्या यूज करते हैं फर्स्ट वाले में, 2 8 8 18 18 32 सेम यूज कर लेते हैं। पहले 1 में 2 ऐड करेंगे, 3 आ गया, ये लिथियम का होता है, ली का होता है। फिर हम 8 ऐड करेंगे, 11 सोडियम का होता है। फिर 8 ऐड यूज करेंगे तो 19 पोटेशियम का होता है। ऐसे करके आप पूरा यूज करके एटॉमिक नंबर पूरे इस ग्रुप का निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए, आपको निमोनिक्स याद होनी चाहिए ताकि आपको पूरे एलिमेंट का नाम याद हो ग्रुप वाइज। सेकंड ग्रुप पे चलते हैं जिसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो कि सेकंड ग्रुप है, ये भी इस ब्लॉक के अंदर आता है। इसकी ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस टेक्निक को यूज करके हम लोग इस ग्रुप को याद रखते हैं, न्यूमोनिक को याद करके। और इसमें भी हम लोग सेम जो यूज करते हैं, क्या रिमूव कर देना, बस दो रिमूव करके हमको मैजिक नंबर यूज कर लेना है, 8 8 18 18 32। सेम वही काम जैसे हम लोग याद करें, बरेलियम को पता रहता है 4 रहता है, उसके बाद क्या करेंगे, 8 ऐड कर लीजिए, मैग्नीशियम को मिल जाएगा। फिर 8 यूज कर लीजिए, कैल्शियम का हो जाएगा। ऐसे करके पूरा मैजिक नंबर यहाँ पर यूज कर लो। अब लोग मूव करते हैं पी ब्लॉक के अंदर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग आ गए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट पर। ठीक है, इसका निमोनिक्स क्या है जो याद रखना है आपको, इसके निमोनिक्स है बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, और आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने इसका जो आपको बताया था मैजिक नंबर, आपको पूरे पी ब्लॉक में यूज करना है, वो ये है 8 18 18 32। केवल 18वें ग्रुप को छोड़ के। 18वें ग्रुप में क्या होगा, ए पी ब्लॉक का ये, इसमें होगा 8 8 18 18 32। एस ब्लॉक की कहानी क्या थी, एस ब्लॉक में दो ग्रुप थे, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। इसमें था 2 8 8 18 18 32, और इसमें था 2 को हटा के 8 8 18 18 32। ठीक है, इतना दिमाग में रखना है। और ये जो दोनों अजीब जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पी ब्लॉक में 18वां ग्रुप जा रहा है और एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप जा रहा है, तो यहाँ पे कहानी ये है कि जो जो ग्रुप पहले पीरियड से स्टार्ट होता है ना, वहां पे थोड़ा सा एक नंबर हमें एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है मैजिक नंबर का उस ग्रुप के मुकाबले। ठीक है, अब कार्बन फैमिली की बात करते हैं। कार्बन फैमिली का निमोनिक्स क्या है, काशी काशी गए संत प्रभु। ठीक है, और मैजिक नंबर सेम 8 18 18 32। निकोजन यानी नाइट्रोजन फैमिली का, इसका ट्रिक क्या है, निमोनिक्स क्या है, नया पुराना आज सब दिखेगा। ठीक है, इसकी भी क्या मैजिक नंबर यूज करेंगे, 8 18 18 32। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं चैल्कोजेंस, और प्रोड्यूसिंग को बोला जाता है चैल्कोजेंस। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, यहाँ पर जो निमोनिक्स यूज करने वाले हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, सेम मैजिक नंबर 8 18 18 32। हाइड्रोजन में भी सेम यूज करेंगे 8 18 18 32, और इसका जो निमोनिक्स है वो है फिर कल बाहर आई आत्मा। ठीक है, क्या है, फिर कल बाहर आई आत्मा। आगे बढ़ते हैं, नोबल गैस, नोबल गैस और 18 ग्रुप। यहाँ पर मैजिक नंबर पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको यूज करना है 8 8 18 18 32। ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या है, हीना नीना और करीना जीना रीना। ठीक है, ये इसका निमोनिक्स है। अब हम लोग आ गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। डी ब्लॉक एलिमेंट में एक चीज याद रखनी, जैसे हम लोग अभी ग्रुप का याद कर रहे थे, ऐसे वर्टिकली याद करते थे, ग्रुप वाइज याद कर रहे थे। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग पीरियड वाइज याद करते हैं, हॉरिजॉन्टली याद करते हैं। ठीक है,
जो 4D सीरीज है, जो मैं दिखा देता हूँ आपको, 4D सीरीज, ये वाली सीरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका अलग याद करेंगे, इसका अलग याद करेंगे, और फिर इसको याद करेंगे, ठीक है। अभी तो इतना सिलेबस में क्वेश्चन यहीं तक आते हैं, इसकी बात हम लोग अभी करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा भी बनते हैं नहीं, और इनके बारे में कुछ खास डिस्कवरी भी खास हुई नहीं थी इनके बारे में, तो केवल हम इन तीन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो 4D सीरीज है, इसका क्या है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नया कट जमाए, ठीक है। इस निमोनिक से आप इसको यूज कर सकते हो, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। इसके क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत ज्यादा आते हैं 4D सीरीज के। 4D सीरीज आपको याद रहनी चाहिए, एक बार आप 5D नहीं याद है कोई इशू नहीं है, उसके क्वेश्चन उतने नहीं बनते हैं, लेकिन 4D सीरीज से क्वेश्चन सारे बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी ब्लॉक एलिमेंट पे, ठीक है। पीवाईक्यू में आप उठा के देखेंगे तो हमेशा क्वेश्चन 4D सीरीज से ही बनता है। अब 5D सीरीज की बात करते हैं, इसका क्या निमोनिक, यार जाहिर नो बॉल मत डाल, ठीक, राहुल रूठेगा अगर कर चिढ़ेगा। अब जो क्रिकेट वाले होंगे उनको ये समझ में आएगा, जो क्रिकेट नहीं देखते होंगे उनको ये निमोनिक्स थोड़ा कम समझ में आएगा, तो इसको आप इग्नोर मार सकते हो, इस वाले निमोनिक्स को, ठीक है। वैसे भी इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं नहीं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 6D सीरीज की। 6D सीरीज में हम लोग बात करते हैं, इसका निमोनिक क्या है, ला हफ्ता वरना रे उसामा इधर पिटाई और हो, ठीक है। इस निमोनिक से हम लोग इसको 6D सीरीज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं इसकी मैजिक नंबर्स की, हालांकि इसके मैजिक नंबर को यूज करने की जरूरत पड़ती है नहीं मेन तौर पे, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो उसके आते हैं वो हॉरिजॉन्टली आते हैं, वर्टिकली तो आते नहीं, ग्रुप वाइज तो आते नहीं, फिर भी ये निमोनिक्स आपको याद रखने हैं। इसके भी क्वेश्चन 6D सीरीज के ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखे नहीं गए, मोस्टली 3D 4D सीरीज से ही लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जो बात करते हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट शुरू करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट को। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक मिनट, ये बीच में न्यूक्लियस है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है या न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जैसे दिख रहा है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको सेम इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, आपस में क्या हो रहे हैं, रिपल्सन हो रहा होगा इसके कारण। अब इस रिपल्सन के कारण क्या होता है, इसका जो फोर्स है, इस इलेक्ट्रॉन वर्ड देखना है इस बात को, ये इसको उस साइड धक्का दे रहा है, और ये न्यूक्लियस है, इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो रिपल्शन है, इसके कारण इसका न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है कि नहीं। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक उस साइड लग रहा है लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में लग रहा है, तो कम हो जाएगा वो। तो इसीलिए जो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, इससे जो ये एक शील्डिंग टाइप का इफेक्ट, एक स्क्रीनिंग टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसको ही बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो कुल मिला के ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कर क्या रहा है, ये न्यूक्लियर फोर्स को कम कर दे रहा है, अट्रैक्शन फोर्स को कम कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड, ठीक है। और वो समझ में आया होगा, तो आपको बस ये लाइन जो है इस पर थोड़ा ध्यान देना है। दिस डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus and the valence shell is due to the presence of inner shell electron is called shielding और screening effect। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इसे काउंट कैसे किया जाता है, जैसे जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज होता है, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बोरॉन की बात कर लेते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो इसका जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतना ही होगा, तो उसमें 5 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है सेम, उतना ही उसका टोटल न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आती है इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आती है, वो थोड़ा सा जो ये पहले जो था टोटल न्यूक्लियर चार्ज उसको कम कर देगी। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको दिखाया जाता है किससे, जेड चार्ज, ठीक है, इसे बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो क्या हो जाएगा, टोटल जो चार्ज है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं, माइनस शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग को क्या दिखाते हैं, सिग्मा से। अब इस शील्डिंग और स्क्रीनिंग, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे पिछले वाले शेल के अंदर, उतनी ज्यादा जो है जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, यानी सिग्मा बढ़ता जाएगा। चलिए इसके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। अब देखिए, जितने नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे अंदर की ओर, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है,
अंदर की ओर जितने क्या होते हैं शेल बढ़ते जाएंगे, उतना रिपल्शन ज्यादा होगा, उतना जो उसका सिग्मा है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। समझ रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण उस साइड पर फोर्स ज्यादा लगेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। शेप ऑफ ऑर्बिटल, हाँ, शेप ऑफ ऑर्बिटल से भी इफेक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है वो एस प्रोवाइड करता है, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। ये आपको याद रखना है डायरेक्टली कि कैसे कैसे, अगर एस सबशेल होगा या ऑर्बिटल होगा तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, वो ज्यादा जो होती है न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है उसको शील्ड करता है। ठीक है, तो हम लोग बात करें स्क्रीनिंग इफेक्ट का, आपको मेन समरी याद रखनी है, वो मेन इतना ही याद रखना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अच्छा ऐसा समझ रहे होंगे आप कि जो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, देखिए जेड स्टार मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड माइनस सिग्मा। अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्यों इस बात को समझिएगा, इसको आप समझ गए तो पूरे पीरियड टेबल को आप काफी इजीली सोल्व कर पाएंगे, यहीं से कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्मा जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो टोटली जो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीज, यानी न्यूक्लियस की क्षमता बढ़ गई, न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई। अगर न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई, लेट सपोज न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर खींच पाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को अगर ये लोग अपनी ओर ज्यादा खींच पाएगा, तो सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी ओर, सारे इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो सेल्स है वो छोटी होती जाएंगी, सेल छोटी होती जाएंगी, जो एटम का साइज है वो छोटा हो जाएगा। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज जो है वो क्या होगा, घटेगा। तो यहां से आप सारे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सिग्मा जो होता है वो घटता है, यानी साइज बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है सिग्मा, क्योंकि सेल्स का नंबर बढ़ता है। ठीक है, चलिए एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। दो इंटरन्यूक्लियर करते हैं तो यहाँ पे तीन टाइप का एटॉमिक रेडियस बन सकता है, कोवेलेंट रेडियस, मेटलिक और वैन डेर वाल्स। यहाँ कुछ नहीं, जिस टाइप का बॉन्ड बन रहा है उस टाइप का रेडियस होगा। और देखिए जैसे यहाँ पर दो एटम के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, लेट्स सपोज ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड का जो हाफ होगा उसको कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन ये, इट इज द हाफ डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम। कुल मिलाकर जो भी बॉन्ड बन रहा है, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड का आप हाफ कर दीजिए, वो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा। सेम ऐसा मेटेलिक में होगा, सेम ऐसा वैन डेर वाल्स में भी होगा। अब जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के हाफ कर दीजिए, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। सही बात है, ये देखिए ये बहुत, ये पॉइंट ये एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड का डिस्टेंस है उसको आप हाफ कर देते हैं तो कोवेलेंट रेडियस बन जाएगा। सेम ऐसा मेटेलिक, मेटेलिक बॉन्ड को का हाफ कर दीजिए, मेटेलिक रेडियस बन जाएगा। सेम वैन डेर वाल्स फोर्सेस का भी अगर आप हाफ कर देते हैं तो वैन डेर वाल्स रेडियस बन जाता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन सा रेडियस सबसे बड़ा है, वैन डेर वाल्स बड़ा है कि मेटेलिक बड़ा है या फिर ये कोवेलेंट बड़ा है। तो इसमें हम लोग अगर बात करते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो फोर्स सबसे ज्यादा होगी, जो जिनके बीच का जो बॉन्ड होगा स्ट्रांग होगा। अगर देखिए इन्हीं दो लोगों के बीच में रिश्ते में अगर दूरियां बढ़ जाती है, अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो बॉन्ड वीक हो जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लगाइए, यानी अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो डिस्टेंस वीक होगी। दोनों एक ही बात है, मैं दोनों तरीकों को घुमा घुमा के बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, तो आयनिक बॉन्ड की डिस्टेंस जो होगी, आयनिक रेडियस जो होगा वो सबसे कम होगा, फिर कोवेलेंट रेडियस, फिर मेटेलिक, फिर सबसे बड़ा जो होगा वो वैन डेर वाल्स रेडियस होगा, क्योंकि उनका जो बॉन्ड होगा वो बहुत। चलिए अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होता है। एटॉम हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करता है इसका मतलब जेड की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है कि नहीं।
जेड की वैल्यू अगर इंक्रीज करी, न्यूक्लियस की पावर अगर इंक्रीज करिए, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो सेल्स सिकुड़ती जाएंगी। सिकुड़ने के कारण क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड की वैल्यू बढ़ती है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। हालांकि ये बात भी है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें पीछे, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, लेकिन जेड की वैल्यू जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर एक, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ रहा है, जेड की वैल्यू 0.35 तक बढ़ेगी। कुल मिलाकर जो होता है जेड की वैल्यू ज्यादा वो करती है, इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। समरी क्या याद रखनी है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे ये होता है कि सेल का नंबर इंक्रीज करता है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बात करें केवल एक शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लिथियम की बात करें, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली में 1। सोडियम की बात करें 1 2 में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद फिर एक और शेल। अगर सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है तो साइज तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज जो होता है, एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इंक्रीज करती है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। आपको ये कॉन्सेप्ट सीधे याद रखना है। हालांकि ये चीज जो है प्रॉपर हर ग्रुप पे हर पीरियड में नहीं फिक्स होती, पीरियड में फिक्स रहती है लेकिन ग्रुप में नहीं होती है। कुछ एक्सेप्शन भी है जिनकी हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए एक्सेप्शन की मैं बात कर रहा था। अब क्या होता है, हम लोग ये 13वें ग्रुप की बात कर रहे हैं। 13वें ग्रुप का निमोनिक्स क्या था, बैगन आलू गाजर इन थैला, है ना। तो हमको क्या लगता कि बैगन आलू गाजर इन थैला, इसमें हमको लग रहा था कि जो जो ये है थैला है तो साइज सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब कि सबसे छोटा ये होगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर गैलियम बड़ा होगा, फिर इंडियम, फिर थेलियम। तो इसमें ऐसा होता नहीं है। एक्सपेक्टेड तो यही था कि साइज ऐसे बढ़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है। रियलिटी क्या होती है, देखा गया जब, तो वहां पे ये देखा गया जो गैलियम का साइज है वो नियरली इक्वल है एल्यूमिनियम के, ठीक है। ये देखा गया, एक्सेप्ट में क्या देखा गया कि जो गैलियम का साइज है वो एल्यूमिनियम के इक्वल है, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, ये होता क्यों है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम और गैलियम है, यहाँ पर क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है 3D इलेक्ट्रॉन्स की, जिसके कारण जो साइज होता है गैलियम का वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गई तो न्यूक्लियस खींचने की क्षमता बढ़ गई, और न्यूक्लियस अपने पास खींचेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसीलिए बात करें तो ये फैक्टर यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर जो होता है एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज नियरली इक्वल होता है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्योर शील्डिंग इफेक्ट के कारण है, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस पे याद रखना है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये कहाँ पे होता है, 4f इलेक्ट्रॉन पे होता है। यानी कि मैं बता रहा हूँ, देखिए ये 4f इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आएंगे तो मतलब ये एक्सेप्शन इसलिए यहाँ पे देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर जो था 4f इलेक्ट्रॉन के कारण जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो क्या हो जाती है, वो शील्डिंग इफेक्ट जो होती है पुअर होती है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाता है, ठीक है। ये इनके कारण हो रहा है, ठीक है। मूव करते हैं अपनी स्लाइड पर। अब बात करते हैं आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस जो होता है एक एटम जो होता है, मतलब मान लीजिए कि एक है आयन जो है आपका वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले। तो एक अनायन होता है, जिस नेगेटिव चार्ज वाले को अनायन बोलते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं। तो जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं तो इनकी जो रेडियस होती है काफी छोटी होती है। इसके बारे में बात करना पहले रह गया था, फिर दोबारा यहाँ बात करें आयनिक रेडियस के बारे में, ठीक है। जनरली ट्रेंड क्या है, ट्रेंड सेम एटॉमिक रेडियस का, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा, सेम ट्रेंड है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की है जो कि बहुत ज्यादा आता है, अगर आपसे पूछ ले कोई कि लिथियम पॉजिटिव
का साइज ज्यादा है कि सोडियम, तो हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, शेल्स का नंबर इंक्रीज करता है तो इसके मतलब साइज डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर मतलब जिसमें चार्ज लेता है, वाटर, वाटर को जब ब्रेक करता है वो टूटता है H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है, तो ये पोलर सॉल्वेंट बनाता है। पोलर सॉल्वेंट बनाने के कारण क्या होता है ना कि ये जो होता है लिथियम होता है, सारे OH को जो होता है अट्रैक्ट कर ले, बहुत सारे OH को अट्रैक्ट करने के कारण इसका जो होता है सॉल्वेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सीजियम। इसलिए सॉल्वेशन में अगर साइज की बात कर ले तो ये पूरी कहानी होती रहती है। क्या करना, अगर गैसेस एटम की बात करें तब तो कहानी एकदम सेम है, डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज जो होता बढ़ता जाता है, लेकिन सॉल्वेशन की बात कर ले तो याद रखना कि इसका कहानी उल्टी हो जाती है, मतलब लिथियम का साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली एनर्जी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब जब हीट हम देते हैं किसी भी रिएक्शन में या किसी भी काम करने के लिए हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, और अगर हीट रिलीज हो रही होती है उस रिएक्शन से तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और एक्सोथर्मिक में जहाँ हीट रिलीज हो रही होती है वहां डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव। ठीक है, अगर हम बात करें आयनेशन एंथैल्पी की, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए हमेशा हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, पहले तो ये न्यूट्रल चार्ज था इसके ऊपर, तो पहले मान लो अगर वो लेट सपोज की 4 किलो जूल की एनर्जी लगी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये चीज नेगेटिव हो गई। अब नेगेटिव के ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप एक नेगेटिव चार्ज हटा दिया उसके ऊपर से, तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिया ना उसके ऊपर, उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन को काफी जोर से अट्रैक्ट कर रखा होगा उसने, उस पर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हो आप, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा उस पर से, है कि नहीं। तो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी जो होती है वो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी के मुकाबले, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो वहां पे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो सेकंड वाली फर्स्ट से ज्यादा होगी, और थर्ड वाली सेकंड से भी ज्यादा होगी। जितनी बार आप निकालते जाओगे पॉजिटिव होगी, है जो एटम हो चुका है वो क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए कंसेक्यूटिव जो आयनेशन एंथैल्पी आती जाएगी तो वो हमेशा पिछले वाले से ज्यादा ही होगी। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि अब देखिए पहले एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 हो गया, एल्यूमिनियम हो गया पॉजिटिव, अब इस पॉजिटिव से फिर इलेक्ट्रॉन निकाला तो फिर अब ये हो गया 2 पॉजिटिव, अब इससे और डिफिकल्ट होता जा रहा है, 2 पॉजिटिव से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना, यहाँ पे और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ये 3 पॉजिटिव है, इससे इलेक्ट्रॉन फिर निकाला तो इसमें और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये हमको पता चल गया जैसे जैसे हम लोग कंसेक्यूटिव आई अगले पे जाएंगे वो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, हमें एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस ग्राफ को समझते हैं, यहाँ पे जो वेरिएशन दिख रहे हैं पाइनेशन एंथैल्पी का ग्राफ, ये समझिए थोड़ा सा। देखिए जो इनर्ट गैस होती है, जो 18वां ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है 18वें ग्रुप के अंदर, 18वें ग्रुप में ऐसा होता है कि जो ये होता है वो सबसे स्टेबल होता है, जैसे हम बात करते हैं नियोन की चाहे हीलियम की, तो इनमें जो होता है देखो 1s2, ये पूरे तरह से जो है शेल कंप्लीटली फिल्ड है। नियोन की बात करते हैं, नियोन में भी ऐसा ही होगा, 10 है तो पहली वाली शेल भी कंप्लीटली फिल्ड, स्टेबल कंपाउंड होता है, स्टेबल एलिमेंट होता है। अगर स्टेबल एलिमेंट है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन इजीली देंगे, नहीं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। वही बात हम जब मेटल्स की करते हैं, मेटल्स की बात करते हैं जैसे लिथियम, लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास क्या ऑप्शन है? इसके पास पहला ऑप्शन तो ये कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लेके अपने सेकंड सेल को कंप्लीट फिल करे, या दूसरा ऑप्शन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। तो ये भी प्रेफर करता है एक इलेक्ट्रॉन निकाल। अब ये खुद भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, अगर आप एनर्जी देंगे तो कैसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी? नहीं, बिल्कुल हल्की सी एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। तो देखिए सबसे नीचे जो है, सबसे कम आयनेशन एनर्जी किसमें देनी पड़ती है? सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को। हे लीना कर रब से फरियाद, ठीक है, ये सब नीचे आ रहे हैं। फिर देखिए बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, ये सारे भी जो हैं, ये सब की भी एनर्जी कमी है बस। हालांकि फर्स्ट वाले थोड़े ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लेते हैं इसको भी, हम लोग बात ब्रेलियन कर लेते हैं। 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले में 2, फिर दूसरे वाले में 2। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑप्शन है, या तो 6 ले लिया तो 2 हटा दे। तो 2 हटाने के बाद इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप थोड़ा वो देता है। सबसे हार्ड होता है इलेक्ट्रॉन निकालना 18वें ग्रुप, क्योंकि बहुत स्टेबल होते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असली के, यहाँ पर होती है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन की कहानी क्या होती है? 7 एटॉमिक नंबर के होने के कारण कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p3। तो इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये भी इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करते एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। फिर इसको हम और आगे समझते हैं, ठीक है। मिनिमम की बात करें, मिनिमम का हमेशा अपने खुद ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, सो इनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है, बहुत इजीली ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। अब एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं। अगर अगर बात करें, अगर साइज बड़ा है, अगर साइज जितना बड़ा होगा, न्यूक्लियस की पावर इलेक्ट्रॉन की को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की उतनी कम होती जाएगी। जितनी दूरी बढ़ेगी, न्यूक्लियस उतना कम खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को। मतलब इसके जो फोर्स होगा अंदर की ओर वो कम होता जाएगा। तो अगर साइज बढ़ेगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा कि हार्ड हो जाएगा? इजी हो जाएगा। अगर साइज बढ़ता है वो क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन कम। यही रिलेशन दिखा रहे हैं, एटॉमिक इंक्रीज करने पर आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मूव करते हैं दूसरे पे। अब दूसरे की बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। सोचिए अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हटाना, रिमूव करना इजी होगा या हार्ड होगा? कंपेरिजन टू हार्ड होगा। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या? वहां पर आयनाइजेशन क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी। इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा तो उसको और ज्यादा हीट देके या फिर और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके हम लोग रिमूव करवा सकते हैं। उसे रिमूव करना डिफिकल्ट होता जाएगा, ठीक है। ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर इज द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑफ द आउटरमोस्ट शेल, गोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर डिफिकल्ट, ठीक है बेटा। अब मूव करते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट पर, ठीक है। ये बात तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट की। कौन से फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट पर असर करते हैं ये भी बात कर लेते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की। अगर सोचिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, सोचिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ क्या हो, देखते हैं। जेड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, बात करते हैं जेड माइनस सिग्मा। अगर सिग्मा बढ़ेगा तो जेड घटेगा, बोला मैंने। अगर सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा। जेड इफेक्टिव घटेगा मतलब क्या? कि न्यूक्लियस खींचने की क्षमता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, जो जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन को, वो कम कर पाएगा। अगर न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट कर पाएगा तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इजीली, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट वाला वो इजीली रिमूव हो जाएगा। इसलिए हमको एनर्जी है वो कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ गए बात को? अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। दोबारा पूरा देखिए, सिग्मा बढ़ा तो जेड स्टार घटा, जेड स्टार घटा, न्यूक्लियस की पावर कम हो गई तो आईई भी कम लगेगा, इजीली रिमूव हो जाएगा ना। तो देखिए इसका रिलेशन आपस में कैसा है? इनवर्सली।
इनवर्सली हो गया ना, ये है इनवर्सली रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड एस सी। ठीक है, अब ये देखिए हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो कंप्लीटली फिल्ड हो, जैसे 18वें ग्रुप वाले हैं, इनर्ट गैस वाले हैं, नोबल गैस वाले, इनर्ट गैस बोल लो, नोबल गैस बोल लो, जो 18वां ग्रुप है वहां पे होता है फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो वो सबसे स्टेबल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट होता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन हम लोगों ने उस ग्राफ में पढ़ा था ना, सबसे हाईएस्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किस ग्रुप की थी, 18वें ग्रुप की थी, तो क्योंकि वहां पे कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है नाइट्रोजन फैमिली में, वहां पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, इसलिए जो कंसेक्यूटिव जो पीरियड नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन से थोड़ा ज्यादा जो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन का होता है, क्योंकि उसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, इसलिए ये पाया जाता है ना 1s2 2s2 2p3। तो 2p3 जो है 2p3 जो है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना चीज को, क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, जिसके कारण जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले। ठीक है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ज्यादा है ऑक्सीजन से, क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिर से एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व, जब यहाँ पे किया गया तो क्या हुआ कहानी, ये वहीं पे कहानी जो साइज का एक्सेप्शन हुआ था ना, उसके कारण थोड़ी कहानी यहाँ भी बिगड़ेगी। अब थोड़ा साइज समझते हैं, अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, सही बात है ना, क्योंकि साइज बढ़ गया, न्यूक्लियस की पावर कम होगी खींचने की, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं, तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ये बात तो एकदम सही है, ये एक्सपेक्टेड था, जब से ज्यादा एनर्जी फिर नीचे को जाते जाएंगे तो एनर्जी एंथैल्पी घटती जाएगी, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा सबसे हाईएस्ट तो इसकी है, फिर एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम की हो गई, फिर कहानी वहीं पर है, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन जो वहां पे मैंने बताई थी। क्या हुआ यहाँ पर, जो गैलियम में क्या होता है, एफओ जो 3D सेल्स के कारण क्या होता है, जो इसका शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर हो जाता है। अब शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण क्या होता है, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो जो होती है एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, केवल एक गैलियम ही है थोड़ा जो एक्सेप्शन देता है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कितने ही बता लो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग गया तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, तो ये ऑब्जर्व वाला ये है, इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा। किस ग्रुप में एक एक्सेप्शन होता है, ये बोरोन फैमिली के अंदर होता है, इसको आप स्पेशल ध्यान रखेंगे, नीट के स्पेशल क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज्यादा इनको रिपीट करता है एक्सेप्शन क्वेश्चन को, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, 14 ग्रुप में जो एक्सपेक्टेड था हम लोगों को, डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाएगी, सेम वही हो रहा है। ठीक है, एक जगह बस दिक्कत हो रही है एसएन और पीबी के अंदर, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये दोनों पॉइंट जो है आप ऐसा कीजिए कागज पे लिखिए और अपनी दीवार पे लगा लीजिए, ताकि ये आपको बार बार दिखते रहे एक्सेप्शन पॉइंट। ठीक है, एक तो ये वाला बोरोन फैमिली वाला, साइज में भी एक्सेप्शन था, आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी एक्सेप्शन है, और कार्बन फैमिली का यहाँ पर एसएन और पीबी में। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, यहां पर आपको याद रखना है साइज का कहानी सेम है, यहाँ डी ब्लॉक के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, वो ट्रिक है क्रोमियम तक कॉपर से, क्रोमियम तक कॉपर से। अब यह इसका क्या रखना है, इस ट्रिक में साइज जो है वो घटता है, क्रोमियम तक कॉपर से साइज घटता है। ठीक है, क्रोमियम तक कॉपर से। अब देखिए इसी टेक्निक क्या थी, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फिर कोई नया कट जमाएगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फिर कोई नया कट जमाएगा, इसके अंदर क्या करना है, क्रोमियम तक क्या होता है, साइज जो होता है वो घटता है, यानी आई इंक्रीज करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये MnFeCO होता है, ये तो इनका कॉन्स्टेंट ही होता है। ठीक है, इन सबका कॉन्स्टेंट रहता है। उसके बाद कॉपर से फिर साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, तो आई फिर से बढ़ जाती है, इनका कांस्टेंट है इन सबका। ठीक है, यहां तक बढ़ रहा था, फिर यहां से बढ़ जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन ही ऐसे ही याद एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो क्या था, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती थी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी लगती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
When an electron is added to a neutral gaseous form H to convert into negative ion, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उसमें चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. The enthalpy change accompany the process defined as electron gain enthalpy. तो अगर आप किसी भी न्यूट्रल एटम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो तो वहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, क्या दोनों चीज सेम चीज है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर क्या डिफरेंस है? एफिनिटी का मतलब होता है टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या जाने वाला है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने में दी जाती है. ठीक है. अब एक ट्रिक आप याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से. ठीक है. आगे मैं समझाता हूँ इस चीज को. देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने में जो एनर्जी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, जैसे ये एक न्यूट्रल एटम है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया. अब इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही नेगेटिव हो गया, तो शुरुआत में जो एनर्जी लगी, जो शुरुआत की एनर्जी थी, ये होती है एक्सोथर्मिक. ठीक है. शुरुआत में जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं ये एक्सोथर्मिक होती है. एनर्जी पहले हमको रिमूव करनी पड़ती है, तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है उसके लिए. शुरुआत में एक्चुअली ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, तो ये जनरली होती है एक्सोथर्मिक होती है. उसके बाद जब ये नेगेटिव आयन हो गया ऑलरेडी, अब नेगेटिव आयन में अब जैसे ही आप दोबारा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ हमको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. तो जब दूसरी बार जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो होगी एंडोथर्मिक. ठीक है. पहली बार जो थी वो एक्सोथर्मिक थी. उसका कारण ये था कि पहली बार जो इलेक्ट्रॉन था वो इजीली खुद ही अटैक कर रहा था उसको, तो इलेक्ट्रॉन इजीली उसमें अटैच हो गया, तो वो एक्सोथर्मिक थी. और दूसरी बार क्या हुआ, वो नेगेटिव था, उसको दोबारा इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो उसको उसके लिए वहां पर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, इसलिए वो रिएक्शन थी जो एंडोथर्मिक हो गई. ठीक है. और ये रिलेशन तो आप याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव यानी अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा. ये भी आगे भी हम दिखाएंगे थोड़ा सॉल्व करके इसको. ठीक है. मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे. सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने बात कर चुका हूं उसके ऑलरेडी. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज क्या होती है? एक्सोथर्मिक. क्योंकि पहली बार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली और इजीली जुड़ जाते हैं, तो वहां इलेक्ट्रॉन हमें एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है वो रिलीज होती है. वहां पर रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक ही होती है. और दूसरी बार जब स्पीशीज नेगेटिव होगी उसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवा रहे हो तो वहां पर जो एनर्जी होती है हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है. और देखिए कितना बड़ा टर्म है, पहले -141 था, अब +844 है. मतलब ये देखिए दूसरी बार जो है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कितनी ज्यादा बढ़ गई है. ये एंडोथर्मिक है, ये एंडो है, और ये जो है ये एक्सो है. ठीक है. उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक. ये तो बात हम पहले कर चुके हैं कि सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो हमेशा क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी. अब ये साइड में देखिए, जो भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की है उसका अपोजिट चार्ज कर दीजिए बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये -141 था तो यहाँ 141, या +844 था तो यहाँ पर -844. सेम आप देख रहे हैं. ठीक है. हर बार कहानी एकदम सेम. ठीक है. ओवरऑल जो नेचर होता है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो एंडोथर्मिक ही होता है. ठीक है. मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे. अब हम देखते हैं किस किस कैरेक्टर से कैसा मैच करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी. अगर Z बढ़ता जाएगा यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, अगर न्यूक्लियर की क्षमता बढ़ेगी अट्रैक्ट करने की तो इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो Z बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है. शील्डिंग की बात करें, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या हुआ? न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगी. तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है.
एटॉमिक साइज की बात करते हैं। एटॉमिक साइज बढ़ता है यानी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो घटती है, इनके बीच में इनवर्सली रिलेशनशिप। आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन समझ गए तीनों से, जेड से भी समझ चुके हैं, दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, डायरेक्टली याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है चीजों की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टेंडेंसी, अब देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज बढ़ता है या घटता है, बिल्कुल साइज जो होता है वो घटता है, साइज घटता है। तो जो ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, साइज घट रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, बिल्कुल, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घटे जाएगी। ऐसे करके आप पूरा कुछ भी सवाल दे रखा हो आप बेस से उठाइए चीजों को और आगे बढ़ते जाइए, हर चीज का आंसर आपको मिलेगा। सेम इसका ही अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने से जो ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, तो सॉरी जो शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग से क्या इफेक्टिव चार्ज से देख लीजिए, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, जब साइज बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। होप आपको समझ में आएगा सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है इस वाली कहानी में, देखिए जरा। अब होना क्या चाहिए था, डाउन द ग्रुप जाने पर फिर कल बाहर आई आत्मा, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ना चाहिए था, बिल्कुल बढ़ता है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जेड इफेक्टिव है, वो क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था। तो फिर उसके कारण अगर ये घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए था, उसको भी घट जाना चाहिए था, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो घटना चाहिए था, ठीक है। और क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, यही होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे हम हाल की बात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नहीं जाते। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, तो वो घट भी रहा था, एक्सपेक्टेड ये था कि ये तो ज्यादा होगा, फिर ये कम, ये फिर कम, ये फिर कम, लेकिन ऑब्जर्व जब किया गया तो ऐसा नहीं मिला। उसका पीछे कारण क्या था, फ्लोरीन का ऐसा होता है, शुरुआत में 2 फिर 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन की कहानी क्या होती है, 2 8 7, तो शेल नंबर साइज बड़ा हो जाता है, यहाँ पे साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, आपस में झगड़ रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बहुत ज्यादा तो आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड नहीं करवा पाएंगे, इसके कारण यहाँ पे एक्सेप्शनली क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है, ये भी आपको याद रखना है। 4 एक्सेप्शन पॉइंट बता दिए मैंने, बोरोन फैमिली का साइज, बोरोन फैमिली का आई, सॉरी बोरोन फैमिली आई बोल रहा हूं मैं, हाँ आई आयनेशन थेरेपी। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन फैमिली, ठीक है। वो आपको सब समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब टेबल में बात करने वाले हैं मेटलिक कैरेक्टर की, आयनेशन थेरेपी का क्या रिलेशन, ठीक है, वो भी बात कर लेता। अब देखिए मेटलिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे इंक्रीज करे, डाउन द ग्रुप जाता है तो क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, और लेफ्ट टू राइट में जाने में डिक्रीज होता है, ठीक है। मेटलिक कैरेक्टर में मैंने पहली बार बताई थी कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, डाउन द ग्रुप जाने में मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। अब मेटलिक कैरेक्टर जो है वो हम लोग बात करते हैं जब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की, वही तो होते हैं मेटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मेटल्स का क्या होती है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है। तो अगर मेटल का कैरेक्टर ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो उसका आयनेशन थेरेपी क्या होगा, कमी होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेटल जाता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो उसकी आयनेशन थेरेपी क्या होगी, बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए जैसे नीचे की ओर जाते हैं मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसका मतलब आयनेशन थेरेपी
क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटलिक करेक्टर जो होता है डिक्रीज होता है, तो आई। अब बात करते हैं नॉन मेटलिक करेक्टर, अपोजिट मेटलिक करेक्टर का अपोजिट कर दीजिए, सेम सेम। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, और लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो कि सवाल बहुत ज्यादा आता है, नीट या जेई एडवांस तीनों में आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और कौन एसिड होता है कौन सा बेस होता है, इसलिए ट्रिक है वो ये एमओबी, मोब, मोबाइल को बोलते हैं ना मॉब, एमओ शॉर्ट में एमओबी। तो एम ओ एम ओ बी मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, मेटल प्रॉपर्टी दे रहे हैं, इसमें बोल कीजिएगा, मॉब का फुल फॉर्म क्या है, मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड्स बेसिक। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। अब आपको ये बचा कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है कौन सा बेसिक है। अब एम्फोटेरिक की बात की जाए, एम्फोटेरिक की बात ट्रिक है। हाँ, तो इसमें आ गया मेटल ऑक्साइड बेसिक एमओबी और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। ठीक है, उसके बाद एम्फोटेरिक की बात करें, इसके लिए आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, जनाबे आली पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ठीक है, क्या ट्रिक है, जनाबे आली पंजाबी सॉन्ग गाया करो। अब देखिए, ये देखिए, ये मेटल है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, मेटल है, मेटल का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड बेसिक, क्योंकि ये पहले ग्रुप का है ये दूसरे ग्रुप का है, ऐसे ब्लॉक है, दोनों मेटल्स होते हैं, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक। नॉन मेटल्स काशी के फैमिली से, ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड है तो क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, फिर ये नया पुराना, यानी फिर नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, उससे टू ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो सल्फर फिर से एसिडिक, फ्लोरीन क्लोरीन हेल्थ फैमिली मेटल ऑक्साइड फिर एसिडिक। ये देखिए एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक जनाब अली पंजाबी सॉन्ग है, तो अली यहाँ से आया ना, तो इससे आपको समझ में आ जाए कौन एसिडिक है ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, और कौन सा एम्फोटेरिक है। ये शॉर्टकट यूज कीजिए, ये सारे सॉल्व करेंगे ऐसे। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपनी ओर शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब जैसे अगर बॉन्ड बना है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, तो जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, दो इलेक्ट्रॉन से बनता है बॉन्ड, तो ये जो है थोड़े से फ्लोरीन की ओर क्या होंगे, मूव करेंगे, फ्लोरीन की क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होती है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा इस ओर ज्यादा मूव दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, इसको मेजर किया जाता है पॉलिंग स्केल और मुल्किन स्केल से। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, तो सेम कॉन्सेप्ट से फैक्टर्स लगाते हैं सारे सारे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है तो साइज छोटा हो जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होगा। ठीक है, सेकंड बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, दोनों चीज सेम ही है ना, इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियर चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, सेम ही चीज है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या होगा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। एक कॉन्सेप्ट सारे हो जाते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये देख लीजिए ट्रेंड देख लेते हैं डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल के अंदर। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो होता है साइज डिक्रीज होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। अब टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर
साइज जो होगा वो इंक्रीज करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। यहाँ कुछ वैल्यूज दी हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जरूरी नहीं है बट एक बार देख सकते हैं, कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं, पेपर में ये नहीं आता है नीट के अंदर, ठीक है, या जेई के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी नहीं पूछ जाती वैल्यू। अब मेटलिक करेक्टर की बात करेंगे। नॉन मेटल चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी ओर, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ते जा रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है। तो ये इन दोनों का रिलेशन हो गया, मेटेलिक करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ, ठीक है। ठीक है, अब ये चीज देखते हैं थोड़ा, अगर दोनों एटम बराबर के इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, दोनों बराबर के हैं, तो यहाँ पर 100% कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बहुत अच्छी होती है, 100% कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 या 1.7 से ज्यादा है, तो यहाँ पर आयनिक करेक्टर बढ़ता जाता है, क्योंकि एक पॉजिटिव होता जाएगा, एक नेगेटिव होता जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव कर जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अब जिस साइड से मूव करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 या इससे ज्यादा है, तो वहां पर जो है आयनिक करेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पे देखिए 1.7 आयनिक फुटप्रिंट और कोवलेंट है, और 1.7 से वैल्यू जैसे ज्यादा होती है, करेक्टर जो होता है वो आयनिक होता है। अब 1.7 से अगर कम है वैल्यू तो इसे बोलते हैं पोलर। ठीक है, एक एक्सेप्शन है इस पूरी कहानी का, एचएफ कहानी में क्या होता है, ये हमको लगता है कि आयनिक होना चाहिए, लेकिन आयनिक होता नहीं, ठीक है। देखने में लगता है कि एफ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये देखने में लगता है आयनिक बॉन्ड बने, लेकिन आयनिक नहीं बनता, ठीक है। हमारा टॉपिक आ गया डायगोनल रिलेशनशिप। जो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के लोग होते हैं, इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप बनता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये लिथियम और मैग्नीशियम, जैसे करेक्टर लिथियम शो करेगा सेम वैसे ही मैग्नीशियम भी शो करता है, काफी करेक्टर मैच करते हैं। ऐसे डायगोनल बनता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में, ठीक है, बोरोन और सिलिकॉन के बीच में, कार्बन और फॉस्फोरस के बीच में, ठीक है। मैं थोड़ा एग्जांपल शो करता हूँ कि कैसे इनके अंदर चीजें मैच करती हैं। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में अगर ऐसे डायगोनल आप खींचते हैं और जो दो एलिमेंट डायगोनल में आते हैं उनकी काफी प्रॉपर्टी सेम होती है, काफी प्रॉपर्टी मिलती जुलती होती है, इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिथियम और मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो डायगोनल बन रहा है लिथियम मैग्नीशियम के बीच में बन रहा है, देखिए प्रॉपर्टी कितनी मैच करती है। बेसिटी की बात करते हैं तो लिथियम LiOH और MgOH को दोनों वीक बेसिस होते हैं। ये चीज एस ब्लॉक एलिमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे, एस ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगा, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चीजों का, ठीक है। अगर नाइट्रोजन से आप रिएक्शन करते हैं तो यहाँ भी बनता है, मैग्नीशियम के साथ भी नाइट बनता है। हार्डनेस की बात करें तो लिथियम भी हार्ड होता है, तो जा रहा है। हाइड्रेशन की बात करें तो Li स्टील है और ऐसा हाइड्रेशन देता है, ठीक है, मैग्नीशियम भी। उसके बाद अगर कार्बोनेट से अगर हम लोग क्या करें, डिकम्पोज करें, हीटिंग करें कार्बोनेट के साथ, तो Li2CO3 भी डिकम्पोज हो जाता है, MgCO3 भी डिकम्पोज हो जाता है। सेम सारे पॉइंट जो हैं इन दोनों के मैच करते हैं। सेम ऐसा ही रिलेशनशिप जो होता है वो जाता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में। अगर कोवैलेंसी की बात करें बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, तो टेंडेंसी दोनों कोवलेंट बनाने की है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिड की बात करें, दोनों रिएक्शन नहीं देते एसिड के साथ, ये भी अल्कली के साथ जब रिएक्ट करता है अल्कली मीडियम में तो BeOH4 बनाता है, और एल्यूमिनियम भी अल्कली मीडियम में रिएक्ट करता है तो बनाता है AlOH4, ठीक है। और सारे रिएक्शन लगभग इन लोगों के सेम ही होते हैं, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप है दोनों के बीच। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं PYQ, ठीक है। इसके लिए हम लोग रेफरेंस जो ले रहे हैं वो MTG बुक का ले रहे हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चन में अलग चैप्टर्स के भी मेंशन किए हुए हैं, हम लोग उनको अभी सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट 1 to 6 जो क्वेश्चन थे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के थे, तो उनकी बात हम लोग अभी नहीं करने वाले। चलिए अब मूव करते हैं 7th क्वेश्चन पे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमको पता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, साइज के डिक्रीज होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इंक्रीज कर दी जाती है। तो मैक्सिमम जो होगी किसकी होगी, नियॉन की होगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद किसकी होगी, नियॉन के बाद जो होगी वो होगी फ्लोरीन की, फ्लोरीन के बाद किसकी होगी, कार्बन या ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की होगी क्योंकि हाफ फिट कॉन्फ़िगरेशन है,
फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर वहां पे आता है बेरिलियम या बोरोन, तो वहां बेरिलियम की ज्यादा होगी बोरोन से, कारण फिर से यहाँ पे आता है 2s2 कंडीशन मिलती है, 2s2 कंडीशन मिलने के कारण यहाँ पे हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, फिर बोर, फिर लिथियम। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, मूव करते हैं 8 क्वेश्चन पर। इसके लिए हमको बताना है कौन सा ऑक्साइड जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो हम लोग एम्फोटेरिक की टेक्निक जानते हैं, वो ट्रिक क्या थी, एम्फोटेरिक की क्या थी, जनाबे आली पंजाबी सॉन्ग गाए। तो इन सब के साथ अगर कोई भी ऑक्साइड है तो वो एम्फोटेरिक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम, जो बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम जो एम्फोटेरिक है, मतलब इसका आंसर जाएगा ये। ठीक है, और अब क्या जानते हैं, मेटल जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो, ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक। ठीक है, तो क्या होता है मेटल ऑक्साइड बेसिक, यानी हमको ढूंढना पड़ेगा मेटल कौन सा है। तो मेटल ये है सोडियम, तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो होगा बेसिक, यानी बी, बी जो है बेसिक है। अब उसके बाद हमको पता है नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, उसका अपोजिट कर लो, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक होंगे। अब यहाँ दोनों ही नॉन मेटल है, अब कौन सा तो एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है। देखिए ये तो एसिडिक है, ठीक है, और न्यूट्रल की ट्रिक में बता देता हूँ, ये याद कर लीजिएगा। न्यूट्रल की ट्रिक क्या होती है, न्यूट्रल ऑक्साइड, हंसते हुए पानी कहो नो। अब इसकी ट्रिक क्या है, हंसते से ऑक्साइड एंड टू वो पानी को कहो नो, पानी यानी H2 को नो, CO और N2, ये याद रखना है आपको, N2O, H2O, CO और NO, ये जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं। तो ये N2O क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मिनट पहले सर कर लिया जाए, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड मोस्ट एसिडिक इन नेचर। हमको पता है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। हमको बताना है कि नॉन मोस्ट एसिडिक, तो जो नॉन मेटल कैरेक्टर सबसे ज्यादा ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक। अब यहाँ ऑप्शन में कौन कौन है, ये देखिए, ये सारे सेकंड ग्रुप वाले हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाग, है ना, वो वाला ऑर्डर है। तो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी जो सबसे अपर वाला होगा वो नॉन मेटल बेटर होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड जो थी वो एसिडिक होती है, इसका मतलब आंसर क्या जाना चाहिए, सबसे ऊपर कौन होगा, बेटा। सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक इनमें यही होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक भी यही होगा, 9 का जाएगा बी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद वेरिएशन प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। मतलब कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो सही नहीं लिखी हुई। ठीक है, पहली बात करते हैं इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अपोजिट होती है। अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे, फिर कल बाहर आई आत्मा, डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज इंक्रीज करता है, तो उसका क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही है नहीं, यहाँ पे एक्सेप्शन जाता है, याद कीजिए, मैंने वहां पे एक्सेप्शन बताया था हेलोजन के अंदर। वहां पर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, ये देखिए इंक्रीजिंग मैग्नेटिक रेडियस, लीना कर्व से फरियाद सही है। यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी, और न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, एटम जो सिकुड़ता जाएगा, जिसके कारण जो साइज है वो छोटा होता जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका साइज सबसे छोटा होगा, सही बात है। फिर ये और फिर ये सही ऑर्डर में। ये ऑप्शन देख लेते हैं, BCNO इंक्रीजिंग फर्स्ट आयन एंथैल्पी, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका जो ए और डी ऑप्शन है दोनों ही इनकरेक्ट है। ठीक है, ये हालांकि बोनस क्वेश्चन है,
है ना। ये दो ऑप्शन करेक्ट हो गए ना, क्योंकि इसमें रॉन्ग पूछा था, दो ऑप्शन रॉन्ग है। आयनीकरण एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो यहाँ दो ऑप्शन गलत है, ए और डी। ये बोनस क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर हम देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 माइनस फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप एज शोन इन ब्लू। देखिए इसमें बात कह रहा है कि जो पहले हम लोग O से O माइनस बनाते हैं वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। उसके बाद सेकंड बार हम लोग उसको नेगेटिव चार्ज देते हैं तो वो एंडोथर्मिक होती है। उसका फैक्ट क्या है? ठीक है, उसका फैक्ट हम लोग जानते हैं, जब कोई चीज पहले से नेगेटिव है उसका दोबारा नेगेटिव लेने जा रहे हैं तो फिर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है रिपल्शन होता है। रिपल्शन के कारण क्या होता है, वहां पे हम लोग को हीट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसीलिए जो सेकंड स्टेप होता है वो जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। इसका जो डी ऑप्शन है वो फैक्ट है और डी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, और बाकी आप ऑप्शन पढ़ के देख सकते हैं। ऑक्सीजन है कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम, ये तो कोई फैक्ट वाली बात नहीं। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कहते हैं, इंथैल्पी से क्या प्रॉब्लम, कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्जर साइज ऑफ आयन, ये भी कोई फैक्ट वाली बात नहीं है। तो डी ऑप्शन वाज करेक्ट। उसके बाद बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज करेक्टली रिप्रेजेंट। उनको पता है जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी, वो उतना अपने पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, साइज छोटा होता जाएगा। और नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ाएंगे उतना साइज बड़ा होता जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे साइज डिक्रीज होता जाएगा, नेगेटिव बढ़ाएंगे तो साइज इंक्रीज होता जाएगा। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये तभी आप लगा सकते हैं जब सब में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन बने। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देख लीजिए O माइनस O प्लस H प्लस, यहाँ पर अगर बात करें तो O माइनस का साइज हो जाता है, सही है, फिर H आना चाहिए था, फिर H पॉजिटिव, ये तो गलत है। अब देखिए सबका 10 हो रहा है एटॉमिक नंबर, तो Na पॉजिटिव का सबसे बड़ा नहीं, ये साइज तो गलत है। F नेगेटिव से बड़ा, ये भी गलत है। हमको बताना था करेक्टली रिप्रेजेंट ना, है ना। और यहाँ देखिए यहाँ भी एल्यूमिनियम 3, ये भी गलत है। इसका आंसर है नन ऑफ दीज, ये चारों ही ऑप्शन गलत है, नन ऑफ दीज। ये भी बोनस क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर एंड लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर C, Ca, Al, F एंड O। इसमें हमको बताना है लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी टू मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनमें किसकी होगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी फ्लोरीन की। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसी की होगी। उसके बाद किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी। ऑक्सीजन के बाद किसकी होगी? कार्बन की होगी, क्योंकि सब सेकंड पीरियड की है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों थर्ड पीरियड के हैं, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। कैल्शियम तो मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी। उसके बाद ये हो गया हाईएस्ट एफिनिटी का, और इसका अपोजिट करें तो ये हो जाएगा लोएस्ट इलेक्ट्रॉन, लोएस्ट टू हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन। तो ऑप्शन है डी, कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, अपोजिट होता है एकदम। ठीक है, 14th पे आ गए। In which of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the property of indicated against it। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए पहला स्टेटमेंट बात करते हैं, यहाँ सब क्या है, नॉन मेटल हाइड्राइड है। यहाँ पे हम लोग ये वाला टेक्निक यूज करेंगे। देखिए मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, सेम मेटल हाइड्राइड एसिडिक होता है। सेम करना है, बस O की जगह H डालोगे तो यहाँ पे आंसर उल्टा हो जाएगा। ट्रिक के अंदर जाना है, जैसे MOV की ट्रिक थी, वहां पे मेटल ऑक्साइड बेसिक था, मेटल हाइड्राइड एसिडिक हो जाएगा। सेम इधर नॉन मेटल में भी याद रखना है चीज, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है तो नॉन मेटल हाइड्राइड बेसिक होगा। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं जब हम लोग, तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है। मेटलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो मेटल हाइड्राइड एसिडिक होगा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। मतलब ये चीज तो एकदम सही है। हालांकि हमको बताना था कि कौन सी चीज स्ट्रिक्टली नहीं है। ठीक है, मतलब जो गलत है वो बताना। तो यहाँ पर फर्स्ट चीज तो सही है एकदम, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। सेकंड क्या है, इंक्रीज पीके
वैल्यू, ये हम लोग रेडॉक्स में पढ़ते हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं पीके की। जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो पीके की वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर डिक्रीज होनी चाहिए क्योंकि फिर से डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो पीके की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए थी, यहाँ इंक्रीज होता रहा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ देखिए नॉन मेटल्स है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नया पुराना आज सब बिकेगा, तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, साइज जो है वो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, ये भी सही है और ये भी सही है, ये हालांकि हम लोग रेडॉक्स में पढ़ेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि हमें रॉन्ग डिटरमाइन करना था, ठीक है। करेक्ट है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, और बेसिक के लिए क्या होना जरूरी है, मेटल ऑक्साइड बेसिक, ठीक है। जिसमें मेटलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा वो बेसिक होगा। अब देखिए जो एसई है ये कौन से ग्रुप में आता है, ओल्ड स्टाइल से डी ग्रुप, ठीक है। ये ओल्ड स्टाइल से थर्ड पे आ रहा है। ये देखिए ये आता है बोरोन फैमिली, बैगन आलू गाजर इनका आलू है। ये आता है काशी गए संत, सॉरी नया पुराना सब बिकेगा, नाइट्रोजन फैमिली, नया पुराना आज सब बिकेगा, बीआई भी है। इससे सबसे नीचे कौन आ रहा है, बिस्मत आ रहा है, डाउन द ग्रुप आ रहा है, बीआई डाउन द ग्रुप है, तो मेटल सबसे ज्यादा यही है, तो बेसिक सबसे ज्यादा यही होगा, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द pH isomorphic solution of Na2O, Na2S, Na2SC और Na2T। हमको पता है मेटल ऑक्साइड जो होती है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अब ऑक्साइड जो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, Na2, ठीक है, बेसिक तो ये होगा, और अगर बेसिक ये होगा तो pH की वैल्यू भी ज्यादा इसकी होगी, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो ए होगा, ठीक है। आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, आयनिक रेडियाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देख लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, लेट्स सपोज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि साइज छोटा हो जाएगा, यानी वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ये तो सही बात है, ये ऑप्शन करेक्ट है 28 का, ठीक है। और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 29। अब देखिए यहाँ पर सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आयनिक रेडियस की बात करनी है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जिस पे होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा, ठीक है, और सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज जिसका होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर हम O2 नेगेटिव को Al3 तक बात करें तो साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज होता जाएगा, सिग्निफिकेंट डिक्रीज होगा, तो इसका आंसर जाना चाहिए 29 का जाएगा क्या, बी। जो द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, तो इसमें ये देखिए जो बी ऑप्शन है पहले से दिख रहा है, आईपी का क्या होता है, पहले अगर कार्बन है फिर बेरिलियम आएगा क्योंकि हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है, फिर बोरोन और फिर लिथियम, गलत है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 31 पे चलते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयन पोटेंशियल अमॉन्ग फॉलोइंग एलिमेंट, तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन का होना चाहिए, फिर कार्बन का, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो ज्यादा क्लोरीन एक्सेप्शनली होता है ना, क्लोरीन से ज्यादा होती है 32 की, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट आयन पोटेंशियल ईवी, बेरिलियम और बोरोन रिस्पेक्टिवली। अब हमको पता है आयनिशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम का कि बोरोन का, सबको पता है बेरिलियम का ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें बात करें तो इसको कौन सा, इसमें दोनों बराबर है, ये तो नहीं होगा, इसमें दोनों बराबर है, ये भी नहीं होगा,
इसमें बेरिलियम कम है, बोरोन का ज्यादा है, ये भी नहीं होगा, ये सही है डी। ओके, मूव करते नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा ये खत्म हो गया, फिर लास्ट क्वेश्चन है तो सीधे सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आयोडाइन स्पीशीज। ठीक है, तो सबको पता है साइज अगर इंक्रीज होगा फिर किसका होगा, आई नेगेटिव का होगा, फिर आई का होगा, फिर आई पॉजिटिव होगा, तभी ऑप्शन करेक्ट है। नेगेटिव चार्ज होता है तो साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज तो साइज डिक्रीज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लार्जेस्ट इन साइज, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो लार्जेस्ट साइज इसी का होगा क्योंकि 2 माइनस है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज, जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसका स्मॉलेस्ट साइज होगा, यानी एल्यूमिनियम 3। Among the following oxide, one of the most basic is metal oxide basic। कम से कम 10 क्वेश्चन आ गए इसी ट्रिक पे। तो मेटल कौन सा सबसे बढ़िया, ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, बैंगन आलू गाजर नया पुराना सब बिकेगा, बेटा मांगे ये मेटल है, और ये जनाबे वाली पंजाबी सॉन्ग गाया कर यानी एम्फोटेरिक, सबसे बढ़िया क्या होगा फिर बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो चार्ज में साइज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज साइज घटता है। 38 का सी, अब यहाँ पर 39 पे आ गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, साइज के हिसाब से सेट करना है, तो मतलब सबसे ज्यादा चार्ज जिसका होगा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज छोटा होगा, तो छोटा होगा Si4। ठीक है, फिर होगा कौन, एल्यूमिनियम 3, फिर Mg2, फिर Na पॉजिटिव, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर देखिए ये चीज है, ये NTR है, मतलब मुझे तो रट दो, सीधी सीधी बात है। ये जो क्वेश्चन है ये अब तो नहीं आएगा, 1993 में आएगा कि जो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज कर लेता है। इस क्वेश्चन को याद कर लें डायरेक्टली। ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फर्स्टली डिक्रीज करता है देन इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट समझने जाएंगे तो उसमें बिना मतलब टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं, से डायरेक्टली आप याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे भी सिलेबस में नहीं है एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which electronic configuration of an element has abnormally high difference between second and third hydrogen group? सेकेंड के बाद सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, है कि नहीं। जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। तो वहां पर आप देखना चाहते हैं तो इस वाले को देखिए, यहाँ से जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, सेकंड के बाद जो थर्ड आएगी तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, 1:2:2:6, यानी सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो इसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होने वाला है सेकंड के बाद थर्ड में, तो यही आंसर करेक्ट है इसका डी। ठीक है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल इज दैट दे, देखिए नॉन मेटल होने की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम लोग रेडॉक्स में पढ़ेंगे, कभी पता नहीं इसके बारे में। ठीक है, और बाकी हमको पता है नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ये बेसिक कह रहा है, गलत बात है ये तो। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ यही सही है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सही बात है। तो 43 क्वेश्चन में क्या होता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ कैटायन / एनायन रेशियो। तो कैटायन की बात करें यहाँ पर, कैटायन कौन सा है, देखिए सारे कैटायन ही है। अब देखिए एक तो ये हो गया हेलिना, ठीक है, कर, और ये हो गया बेटा मांगे कार। मिनिमम बताना है, मतलब कैटायन का साइज जो होता है वो छोटा होना चाहिए। अब देखिए ये दोनों साइज बड़े हैं तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, ये दोनों ऑप्शन ही नहीं हो सकते, इनका साइज बड़ा है, मिनिमम बताना था। अब कंपटीशन बचा है सोडियम और मैग्नीशियम, तो हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, यानी इसका कैटायन सबसे छोटा है, यानी इसका कैटायन बाय एनायन रेशियो सबसे मिनिमम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए